हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये आपकी जो पेपर फर्स्ट है भौतिक भूगोल, उसका पहला चैप्टर है। आज की क्लास किससे संबंधित है? पेपर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट। देखो, भौतिक भूगोल आपका पेपर फर्स्ट है, मानव भूगोल आपका सेकंड पेपर है। ये मैं बता चुका हूँ, उसका सिलेबस भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखी सिलेबस की, वो वीडियो पहले देख ले। प्ले लिस्ट में देखो, आप पहले मैं बोल देता हूँ, आप ये कंफ्यूज मत होना के जो बीए वाले बच्चे, देखो बीए प्लस इंटीग्रेटेड बीएड, बीए प्लस इंटीग्रेटेड बीएड, दोनों का कोर्स सेम है ज्योग्राफी से संबंधित। बीए में होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर एकेडमी जिसको बोलते हैं। इंटीग्रेटेड में होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में आपको उसकी पेडागोजी पढ़नी है सब्जेक्ट से रिलेटेड, और थर्ड ईयर में भी उसका कुछ भाग डाल दिया जाता है बीएड का। ये होती है 4 वर्ष की, ये होती है 3 वर्ष की। लेकिन यहाँ 3 वर्ष तक यानी कि इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर तक और बीए थर्ड ईयर तक दोनों का सिलेबस सेम रहेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीजीटीयू एंड एमएलएसयू। जीजीटीयू एंड एमएलएसयू, ठीक है ना। आप जानते हैं दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में, तो मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने प्ले लिस्ट अलग अलग वैसे बना रखी है। बीए प्लस इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर ऐसे करके, ठीक है। जो फर्स्ट पेपर है तो फर्स्ट पेपर की अलग डाल रखी है, सेकंड पेपर तो उसको सेकंड पेपर अलग बना के मैंने प्ले लिस्ट अलग डाल रखी। तो आप कंफ्यूज ना हो और अच्छे से पढ़ें। जहाँ कुछ समझ नहीं आया, चैप्टर नहीं मिले आपको, सिलेबस आप पहले कॉपी में उतार लें, जो चैप्टर हो जाता है उसे राइट करते चले। तो आपको यह रहे कि हाँ इतनी चीज हमने पढ़ चुके हैं, इसमें से हमें इतनी आती है, ये भी आप कंफर्म करें, क्योंकि मैंने उसका पूरा डाटा बता दिया था कि इतने नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं, इस यूनिट से ये आईएमपी क्वेश्चन है, सब मैं बता चुका हूं आपको। बार बार मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो बार बार लंबी होती जा रही है। तो जितनी शॉर्ट नोट होती है वीडियो, आप उतनी अच्छी देखना पसंद करते हैं, ये मैंने नोट किया है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल, चैप्टर फर्स्ट भौतिक भूगोल की परिभाषा। क्या है भौतिक भूगोल की परिभाषा? देखते हैं। भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। भौतिक पर्यावरण, मानव अपनी अंत्योन्य क्रिया कहाँ पर करता है? पर्यावरण में। सभी आर्थिक नैतिक जितनी भी क्रिया करता है कहाँ करता है? पर्यावरण में। तो जो भौतिक पर्यावरण है, जो हमें प्रकृति प्रदान करती है, उसी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल कहलाता है। जो कि ग्लोब के धरातलीय उच्चावच, देखो आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो जिन्होंने फर्स्ट बार ज्योग्राफी ली उनके लिए तो जो नए नए वर्ड आएंगे तो वो थोड़ा पढ़ना टफ हो सकता है। जिसने 11th-12th में ज्योग्राफी पढ़ रखी तो उसको कुछ कुछ तो याद होगा कि शायद इसको ये कहते हैं, वो एक बार गेस कर सकता है। लेकिन जो न्यूली बच्चे हैं, जिन्होंने पहली बार लाइफ में ज्योग्राफी से 2-4 होंगे, मिलेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो उन बच्चों के लिए मैं बताता चलूँ कि ये वर्ड आप अलग से लिखें। जो इंटरेस्ट, जो ज्योग्राफी ऐसे नहीं पढ़ना आपको कि नंबर मिले, नंबर्स के लिए या प्रैक्टिकल है इसमें। कुछ बच्चे तो प्रैक्टिकल है इसलिए पढ़ के सोचते हैं कि अच्छे नंबर आ जाएंगे ना, हमारा परसेंटेज सुधर जाएंगे। कुछ बच्चे इसलिए ज्योग्राफी ले लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको पता है कि आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो कुछ बच्चे इसलिए लेते हैं। कुछ बच्चों को बाय बोर्न मतलब क्रिएटिविटी होती है उनमें नया नया जानने का, तो नया नया जानने का अधिकतर ज्योग्राफी सब्जेक्ट चूज किया जाता है। बाकी चले जाते हैं मैथ साइंस में, ठीक है। तो अब आप देख लो, आप नंबर के लिए कर रहे हैं या आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मैं बताता चलूँ कुछ कुछ ऐसे वर्ड जो ज्योग्राफी में ही चलते हैं। तो जैसे उच्चावच, उच्चावच क्या होता है? पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीप, महासागर, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? उच्चावच। जैसे मैं 8 ग्रहों का नाम बोलूं अलग और एक बोल दूं ब्रह्मांड, ब्रह्मांड बोल दूं तो वो एक पूरा वर्ड हो गया। इसी तरह उच्चावच के अंतर्गत मैं अगर बोलूं पर्वत, पठार, मैदान, सागर, महासागर, झीलें वगैरह, तो ये सभी एक उच्चावच के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आप उच्चावच क्या होता है ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो हम परिभाषा क्या थी? भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही क्या है? भौतिक भूगोल, जो कि ग्लोब के धरातलीय, ग्लोब यानी पृथ्वी, ग्लोब यानी पृथ्वी, और ग्लोब को अगर मैं परिभाषित करूं तो पृथ्वी का परिदृश्य या चित्रण क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है। उसका हूबहू छोटा आकार क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है।
और ग्लोब को ही जब उस पर किसी पेपर पर प्रदर्शित किया जाता है तो वो मानचित्र कहलाता है। ठीक है, ओरिजिनल पृथ्वी को आपने एक दर्शाया किसी ठोस धातु पर तो वो तो हो गया ग्लोब, और ग्लोब को आपने पेपर पर दर्शा दिया, पेपर पर दर्शा दिया तो वो क्या बन जाएगा, मानचित्र। ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना, वो मानचित्र कहलाएगा। एक तरह से ये पृथ्वी का चलचित्र है। ग्लोब 3D डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन। ठीक है, तो ग्लोब हो गया। ग्लोब के धरातलीय उच्चावच कौन कौन से, सागर तथा महासागरों तथा वायु के विवरणों का अध्ययन क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल कहलाता है। अगला देखते हैं, सामान्य रूप में जानो, इसकी ज्यादा डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक डेफिनेशन ले लेना, उसी को रट लेना या याद कर लेना। जो याद कर सकते हैं वो याद कर ले, जो रट ले वो रट ले। क्यों बोल रहा हूं रटने का, क्योंकि 2 नंबर पक्के हैं। सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि भौतिक भूगोल की परिभाषा दीजिए। क्या पूछेगा, सीधा सा भौतिक भूगोल की परिभाषा दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन पिछले पेपर उठा के देख लेना, आपको मिल जाएगा। अगला देखते हैं, सामान्य रूप में भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसके अंतर्गत ये मेन है, स्थल मंडल, जलमंडल, हिममंडल, वायुमंडल और जीवमंडल का व्याख्यानात्मक यानी कि डिस्क्रिप्शन वाला विवेचन किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत, इससे पहले वाली वीडियो में भी शायद मैंने आपको इन शब्दों से रूबरू करवाया था कि क्या होता है। एक मैंने बताया था आपको, मानव भूगोल अलग होता है, भौतिक भूगोल अलग होता है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत आपको क्या चैप्टर पढ़ने हैं, तो मैंने बताया था आपको स्थल मंडल, जल मंडल, हिममंडल, वायुमंडल और जीवमंडल, ये सब पढ़ने। अब इसके अंतर्गत आ जाते हैं बहुत सारे चैप्टर। उन चैप्टरों में से मुख्य मुख्य चैप्टर आपके सिलेबस में है, तो आपको याद रखना है स्थल मंडल, जल मंडल, हिममंडल, वायुमंडल और जीवमंडल का विस्तार रूप या व्याख्यानात्मक विवेचन क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल कहलाता है। अगर आपने डेफिनेशन में ये 5 वर्ड डाल दिए, 1 2 3 4 और ये 5, डेफिनेशन में ये 5 वर्ड अगर आपने डाल दिए और कुछ भी लिख दिया तो भी आपको 2 नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो ये मेन डेफिनेशन मानी गई है और इसी तरह की डेफिनेशन अधिकतर पूछी जाती है। तो एक और बार मैं बोल देता हूं, भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण का क्रमबद्ध अध्ययन है, जिसके अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, हिममंडल, वायुमंडल और जीवमंडल का व्याख्यानात्मक अध्ययन या विवेचन किया जाता है। तो ये कुछ थी 2 परिभाषाएं, इनको आप अच्छे से लिख लेना। एक बच्चा मुझसे कमेंट करके पूछ रहा सर ये उतारना भी है क्या, तो मैं पढ़ा ही इसलिए रहा हूँ ताकि आपके नोट्स प्रॉपर बन सकें। ठीक है, अब देखते हैं इससे संबंधित जो अलग अलग मत हैं वो। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं भौतिक भूगोल से संबंधित आने वाले जो भूविज्ञान है, जो विज्ञान है, जो जियोमॉर्फोलॉजी है, फिर ओशियनोलॉजी है, फिर समुद्र विज्ञान, इस तरह अलग अलग जो विज्ञान जो आपके किससे जुड़े हुए, भौतिक भूगोल से जुड़े हुए, उनका भी अध्ययन कर लेते हैं और समझते हैं क्या है क्या चीज। देखो, पहला है भू आकृति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। अब भू आकृति विज्ञान यानी धरातल की आकृति, यानी धरातल की आकृति क्या होते हैं, उच्चावच। उच्चावच क्या होते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, घाटी वगैरह। ठीक है, अब एक चीज देखो, आगे आने वाले चैप्टरों में आपके पास आता रहेगा मटेरियल। अगला ये है कि जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जो उच्चावच है यानी कि पर्वत, पठार, मैदान, ये किससे बनते हैं, तो आंतरिक बल के कारण बनते हैं। आंतरिक बल के कारण क्या बनते हैं, उच्चावच का निर्माण होता है, यानी पर्वत, पठार, मैदान वगैरह का। और बाह्य जो होते हैं अपर्दन के कारक, वो बाह्य बल क्या करते हैं, उनको वापस स्थल करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो अपन पहले देखते हैं कि भू आकृति विज्ञान होता क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या दिया है। जियोमॉर्फोलॉजी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। या सीधा सा क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है आपके 2 नंबर का कि भू आकृति विज्ञान किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले उच्चावच कितने हैं। ठीक है, तो उसका अध्ययन करते हैं, देखते हैं। इसके अंतर्गत ग्लोब के स्थल मंडल के उच्चावच, इसके स्थल मंडल के यानी धरातल के उच्चावचों एवं उनके निर्माणक प्रक्रमों एवं मानव अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखो, उच्चावच और उनके क्या निर्माणक, यानी कि वो निर्माण कौन करते हैं, अंतर्जात बल। यानी कि उच्चावचों का भी मैंने बताया आपको कि जो हमें आंखों देखा दिखता है, कौन सा
पर्वत, पठार, मैदान, नदी घाटी वगैरह ये किसके द्वारा निर्मित होते हैं? आंतरिक बल द्वारा। फिर आंतरिक बलों द्वारा होते हैं निर्माणरत प्रक्रम यानी वही आंतरिक बल कौन से हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे, इसका भी अध्ययन करना पड़ेगा। और इसके बीच में मानव संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान। ठीक है, देखो अब मेन बात यह है कि जियो और मॉर्फोलॉजी की फुल फॉर्म को समझने से पहले उसके टुकड़े करो कि जियोमॉर्फोलॉजी बना कैसे। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से। पहला कौन सा है? जियो, जिसका क्या मतलब होता है? अर्थ। अर्थ को हिंदी में क्या कहते हैं? पृथ्वी। जियो का मतलब अर्थ और अर्थ यानी पृथ्वी। दूसरा है मॉर्फी, मॉर्फी यानी फॉर्म, उसका रूप। ये किस रूप का है? ये गोलाकार का है, ये लंबाकार का है, बेलनाकार का है, इसका रूप कैसा है? ठीक है, इसका फॉर्म कैसा है? फ्रॉम नहीं लिखा है, FORM, फॉर्म। ठीक है ना, इसका रूप कैसा है? ठीक है। फिर अगला है लोगोस, डिस्क्राइब, वर्णन, यानी पृथ्वी के स्थल रूपों का वर्णन या स्थल रूपों का क्या अध्ययन क्या कहलाता है? भू आकृति विज्ञान। एक शॉर्ट नोट में आप ये भी लिख सकते हैं कि पृथ्वी के स्थल रूपों का अध्ययन या क्या कह सकते हैं? वर्णन ही क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान कहलाता है। ये जो मैंने डेफिनेशन यहां पर लिखी और ये जो 3 वर्ड जियो, मॉर्फी और लोगोस, ये इन तीनों का रूप क्या अर्थ क्या होता है उसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप इसके डेफिनेशन समझने जाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी आपको। इसलिए मैंने इसका रूप परिवर्तित कैसे होता है, क्या है, कहाँ से ये मतलब पूरा वर्ड बना है जियोमॉर्फोलॉजी, उसका मैंने आपको बता दिया है। किताब में आप पढ़ने जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा है, किताब में आप पढ़ने जाओगे तो क्या है? बहुत लंबा चौड़ा। इसको शॉर्ट नोट लाना बहुत मुश्किल है। तो जो मैं बता रहा हूँ वो सबसे IMP, ये समझ लेना। मोस्ट IMP नहीं बोलते हैं, वो है ये। तो जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी। मॉर्फी का मतलब क्या होता है? फॉर्म, फॉर्म यानी रूप। ये लैटिन भाषा के शब्द हैं, जियो, मॉर्फी और लोगोस। ठीक है ना, इसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करके बता रहा हूं मैं। लोगोस डिस्क्राइब यानी वर्णन, यानी हम सीधे से शब्दों में कह सकते हैं स्थल, पृथ्वी के स्थल रूपों का वर्णन या अध्ययन भू आकृति विज्ञान कहलाता है। अब देखो इसमें उच्चावच की बात हुई थी, तो भू आकृति विज्ञान के द्वारा बताए गए, भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित बताए गए उच्चावच कितने प्रकार के हैं? तो उच्चावच कितने? 3 प्रकार के। जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत निम्न प्रकार के उच्चावच आते हैं। ठीक है ना, कितने प्रकार के? 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। प्राथमिक श्रेणी के उच्चावच या प्रथम श्रेणी के उच्चावच, क्या बोलते हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चावच। उसमें कौन कौन आते हैं? महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन, महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन। आप किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप में। ठीक है ना, और महासागर, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। दक्षिण में भारत का कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर। कौन सी आकृति का है? तो एम आकृति का। तो यानी कि ये जो महाद्वीप और महासागरीय बेसिन है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। और अब है दूसरा, यानी द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। आप पूरा बराबर प्रॉपर लिखना, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, इस तरह। फिर उसके अंदर नाम डालने हैं आपको। प्राथमिक में है महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन। अगला है द्वितीय श्रेणी में पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश और झीलें। भ्रंश क्या होता है? देखो, पर्वत जो नुकीला होता है ऊपर से वो पर्वत, जो ऊपर से कुछ सपाट हो वो पठार, जो एकदम समतल हो वो मैदान, और झीलें तो आप जानते हैं, ये भ्रंश बता देता हूं। दो पर्वतों या दो घाटियों के मध्य स्थित सकरा भाग भ्रंश कहलाता है। दो पर्वतों एवं दो घाटियों या दो पठारों के बीच स्थित सकरा भाग जो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने का कार्य करता है, वह भ्रंश या फॉल्ट कहलाता है। ठीक है ना, समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में किसको किसको रखा गया? पर्वत, भ्रंश, पठार, मैदान, झीलें। ठीक है, अपने यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध झील कौन सी? नक्की झील सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, माउंट आबू में। ठीक है ना, राजस्थान की बात कर रहा हूं। अब है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तृतीय श्रेणी के उच्चावच जिसमें अपक्षय व अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये था भू आकृति विज्ञान।
अब देख लेते हैं ओशियनोलॉजी, समुद्र विज्ञान। हाँ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सेकंड, समुद्र विज्ञान। ओशियनोग्राफी या ओशियनोलॉजी भी बोलते हैं, समुद्र विज्ञान समुद्र से संबंधित होगी, अब अच्छे से जानते हैं। तो पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत, 70.8% भाग सागरीय जल से आवृत है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें अगर हम स्थल भाग अलग कर दें और जलीय भाग देखें तो 70.8% जलीय भाग है। ये तो वही वाली बात हो गई कि जैसे कि हमारी जो भारत है उसके पास कुल क्षेत्रफल का तो 2.4% है, लेकिन विश्व में जनसंख्या के स्थान पर दूसरे पे है। ठीक है ना, वो आप मैं बताता रहा हूँ हर बार, यही वाली बात यहीं पे हो रही है कि 70.8% तो जल है पर वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि पीने योग्य पानी बहुत कम है। ठीक है, तो पृथ्वी के धरातल का 70.8% भाग सागरीय जल से आवृत है। इसी सागरीय जल के जो आवृत पानी है, इसी जलीय भाग को जलमंडल क्या कहा जाता है, जलमंडल कहा जाता है। तथा इसी जलमंडल को या सागरों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी या ओशियनोलॉजी कहा जाता है। जो हमारा 70.8% जलीय भाग है, उसी जलीय भाग को जलमंडल कहा जाता है, और इसी जलमंडल के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, समुद्र विज्ञान कहा जाता है। सीधा सा सिंपल है, ज्यादा कुछ करने की दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। अब इसके अंतर्गत अनेक धाराएं आ जाती है, सब इसके अंदर जो भी समुद्र से संबंधित होती है वो धारा संबंधी जो भी होती है वो सभी इसके अंतर्गत आ जाती है। तापमान वगैरह भी इसके अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं तीसरा, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट यानी जलवायु, तापमान जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। तो जलवायु विज्ञान क्या है, पृथ्वी के चतुर्दिक व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यानी कि हमारा पृथ्वी है वो चारों ओर से किससे घिरा हुआ है, ये हमारी पृथ्वी है, चारों ओर किससे घिरी हुई है, वातावरण से। कैसा आवरण है, गैसीय। कैसा आवरण है, ये पूरा गैसीय। जो हमारी शोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है, ये सभी किससे आवृत है, गैसों से। अनेकों अनेक गैसों से आवृत है, अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती है। तो इसी जो चारों ओर हमारे जो गैसीय आवरण है उसी को क्या बोला जाता है, जलवायु मंडल। और इसी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या बोला जाता है, मौसम विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के चतुर्दिक व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं, तथा इसके अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, मौसम विज्ञान या जलवायु विज्ञान कहते हैं। अब देखो, मौसम आप पढ़ोगे या जलवायु पढ़ोगे तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि मौसम किसको कहते हैं और जलवायु किसको कहते हैं। देखो, इसको शॉर्ट नोट में मैंने समझाने की कोशिश की है। अल्पकाल या लघु काल, अल्पकाल या लघु काल यानी जो घंटों में भी हो सकता है या एक दो दिनों में भी हो सकता है। वातावरण में परिवर्तन, चेंजेस, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मौसम। जैसे कि मान लिया कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो दिन का समय, ठीक है, 12 बज रहे हैं। अब 12 बजते बजते शाम की कोई बच्चा देख रहा है शाम को 5 बजे, तो अब उसको, जिस बच्चे ने सुबह में मतलब 12 बजे समथिंग देखी वीडियो, उसको तो गर्मी का एहसास हो रहा था। अब जो बच्चा शाम को 6 बजे तक वीडियो देख रहा है तो उसको ठंड का एहसास होगा। तो एक ही दिन में होने वाला परिवर्तन, इसको क्या बोलते हैं, मौसम। या जो 1 महीने या 2 महीने के लिए भी हो सकता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, मौसम। लेकिन लंबी अवधि एवं दीर्घ अवधि, वर्षों के लिए, वर्षों में परिवर्तन, वातावरण में होने वाला परिवर्तन, कई कई वर्षों में परिवर्तन होता है, उसको बोलते हैं जलवायु। इसलिए बोला जाता है कि भारत की जलवायु कैसी है, या पूछा जाएगा राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो वो ये किस पर निर्भर करता है, कई वर्षों का इसमें एनालिसिस होता है। उसके बाद उस क्षेत्र की जलवायु निकाली जाती है, और मौसम तो कभी भी परिवर्तित हो सकता है, जो अल्पकाल के लिए या लघु काल के लिए होता है। जैसे राजस्थान, भारत की किसी उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ठीक है ना, और राजस्थान की कितनी उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ठीक है, क्योंकि वो कर्क रेखा के ऊपर अपना राजस्थान स्थित है।
बांसवाड़ा जिला कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है, 26 किलोमीटर गुजरती है, ठीक है। तो ये बातें थी 3। एक और रह जाता है उस जीव विज्ञान, उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। हाँ, आपके ये 4th और आखिरी है जो कि भौतिक भूगोल से संबंधित है, जीव भूगोल, बायो जियोग्राफी इंग्लिश में बोला जाता है इसे। पृथ्वी के सभी जीवित जीव तथा वे पर्यावरण जिसमें इन जीवों की पारस्परिक क्रिया यानी कि इंटरेक्शन, आंतरिक क्रिया, एक इधर से जो इंटरेक्शन होता है, दोनों का तालमेल होता है, किसका, पृथ्वी का और जीवों का, ठीक है, पारस्परिक क्रिया होती है। यह सभी तत्व मिलकर जीव मंडल का निर्माण करते हैं। मानव प्लस पृथ्वी, या जिसे क्या कह सकते हैं, पर्यावरण, दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जीव मंडल का निर्माण करते हैं। और इसी जीव मंडल को अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, जीव भूगोल। सीधा सा, इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। मानव और पर्यावरण मिलकर जीव मंडल का निर्माण करते हैं और इसी का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, जीव भूगोल कहा जाता है। फिर से समझा देता हूं, पृथ्वी के सभी जीवित जीव तथा वे पर्यावरण जिसमें यह दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन यानी पारस्परिक क्रिया करते हैं, यह सभी तत्व मिलकर किसकी रचना करते हैं, जीव मंडल की रचना करते हैं, ठीक है। और इस जीव मंडल की रचना करते हैं और इसी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, जीव भूगोल, बायो जियोग्राफी कहा जाता है। तो आज आपने 4 विज्ञानों का अध्ययन पढ़ा जो कि किससे संबंधित है, भौतिक भूगोल से संबंधित है, ठीक है ना। आज आपने भौतिक भूगोल की क्या पढ़ी, परिभाषा, ठीक है। ये दोनों के तीनों चैप्टर आपके बहुत मोस्ट आईएमपी है। इससे संबंधित क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि भौतिक भूगोल की परिभाषा दीजिए, और अगला बन सकता है उच्चावचों को कितने भागों में बांटा गया है, ओशियोनोलॉजी किसे कहते हैं, भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, भौतिक भूगोल का संबंधित अन्य विज्ञानों का अध्ययन कीजिए, विज्ञानों का नाम बताइए। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जीव भूगोल किसे कहते हैं, इस तरह के 2-2 नंबर के क्वेश्चन में भी पॉसिबल, लेकिन परिभाषा का क्वेश्चन तो पक्का बनेगा क्योंकि सिलेबस में है तो पक्का बनना है। तो ये था आज की आपका क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करना। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।